Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. So this is electrostatics lecture number 9. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब लोग एक हेडिंग बनाएं, क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग कंसेप्ट। एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आप एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका पाथ क्या होगा। पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, अरे कोई तो बोला होगा। तो जनरली इसमें 3 केसेस बनते हैं। हो सकता है चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस से स्टार्ट कराया हो। दूसरा केस बन सकता है, हो सकता है चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया हो। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस कि हो सकता है हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया हो। सो ये 3 केसेस बन सकते हैं इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें बिकॉज पूरा का पूरा कंसेप्ट एज इट इज नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कैपेसिटेंस में भी आएगा। कहां पे आएगा? कैपेसिटेंस में। जब हम लोग चर्चा करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां पे भी हम लोग यही सारे के सारे तीनों केसेस डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ें बिकॉज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काफी तोड़ू सवाल बनते हैं, स्पेशली इन जेईई एडवांस्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहले केस में सभी लोग हेडिंग बनाएं, इफ द चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो सपोज अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। जब भी मैं बोलता हूं कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, इसका आसान भाषा में मतलब होता है कि अपने पास एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्पेस है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन हमेशा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर, डायरेक्शन भी बराबर। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, E, और डायरेक्शन क्या है आप लोग देख ही पा रहे हैं, इट्स डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये हुआ आसान भाषा में, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट है, लॉन्ग कट का शॉर्टकट। तो ये एक ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने कितना है, E, और डायरेक्शन आप लोग देख ही पा रहे हैं, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब पहला और बेसिक सा केस है कि इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक छोटा सा पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m, चार्जेस q। इस पार्टिकल को इस रीजन में यहां से मैं रेस्ट रिलीज कराता हूं और सवाल आपसे पूछता हूं कि नाउ यू डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। कि पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल वहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सर्कल में जाएगा, पैराबोला में जाएगा, इलिप्स में जाएगा, हाइपरबोला में जाएगा, कहां जाएगा? ध्यान देना। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाएं, फिर मैं डिक्टेट करा के लिखाता हूं आपको। बन गया डायग्राम? अब लिखें, राइट डाउन। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स, तो जल्दी बोल, इस चार्ज पार्टिकल पे इस रीजन में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? पिछली क्लासेस में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। व्हेनेवर अ चार्ज इज रिलीज्ड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। जब भी आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठाएंगे उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। हाउ मच फोर्स? F is QE।
जहां पार्टिकल बैठा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जो पार्टिकल बैठा है उसका चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अरे याद आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूँ? इट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स भी किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? एज द चार्ज इज पॉजिटिव। क्लियर बात? आगे लिखें। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, तो आप सब लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेशन, और एक्सेशन इज फोर्स बाय मास। एक्सेशन कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स कितना है पता है, पुट कर दे तो एक्सेशन कितना है निकल आएगा। नोट्स प्रॉपरली बनाते जाएं, जो भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं अच्छे से लिखते जाएं, बैठना नहीं है। यू नो व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन? द रीजन बिहाइंड दिस इज, आप यही जो नोट्स बना रहे हैं आगे चल के यही नोट्स आपके काम आएंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जाओगे। फाइनली जब आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होगे तो यही नोट्स तो आपके काम आएंगे। अपने को ऐसा नहीं करना है कि हमने क्या किया, मोबाइल खोल लिया, ऐप खोल लिया, हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप ले लिया, उसमें यूट्यूब चला लिया, हमारा वीडियो देख रहे हैं मज़े से, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे मज़ा लेना है लो, अरे बट नोट्स भी बनाना है, नोट्स बनाने के बाद और मज़ा आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग प्रॉपरली रेगुलरली अच्छे से नोट्स बनाते रहें हर एक क्लास के, हर एक लेक्चर के, और लेक्चर्स को पाइल अप ना होने दें। जैसे ही आपको लेक्चर आता है आप उसी दिन उस लेक्चर को देखें एंड रेगुलरली एंड प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, तो एक्सेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन बोल बोल, अरे बैठना नहीं है, बोलना है, वेरी गुड। तो एक्सेशन का डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूं? रिमेंबर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर हमें सेकंड लॉ सेट्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जिधर बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में तो एक्सेशन मिलेगा। तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इधर है तो पार्टिकल का एक्सेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एक्सेशन का और ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर? हाँ, अब आते हैं पार्टिकल के पाथ पे। हाउ टू प्रेडिक्ट द पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल। ध्यान समझना, लास्ट ईयर 11th में आपको अच्छे समझाया है काइनेमेटिक्स में कि whenever a system is released from rest, it always moves along the direction of force। कॉमन सेंस ही बात है। ये मेरे पास बॉडी है, अब इस बॉडी पे आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अरे उसी डायरेक्शन में तो ये भागेगा। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बात समझे ध्यान से, ये बॉडी है, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, अरे तो इधर ही जाएगा ना, इधर थोड़ी जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। तो ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो किधर भागेगा? उधर ही भागेगा जिधर फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? along positive x axis, and therefore path followed by this particle is straight line. Which straight line? Positive x axis। बात समझे ध्यान से? आप चाहें तो इस कंसेप्ट को लिख भी सकते हैं, चाहना नहीं है, नोट्स बनाना है। जब भी आप मोबाइल लेके बैठें, लैपटॉप लेके, डेस्कटॉप लेके कहीं भी बैठें, सिट विद पेन एंड पेपर एज यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। बहुत जरूरी है, ठीक है? लिखें, लिखा रहा हूं। whenever a system starts from rest, it moves along the direction of force। लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंस पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो जिधर फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में भागेगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि यस, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, क्या बोल सकते हो? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन पाथ। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। आप प्रॉपरली और पूरा लिखते जाएं, ठीक है? मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे ही आपने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट रिलीज किया, पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। ध्यान समझे मेरी बात? जैसे ही आपने इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट रिलीज किया तो ये पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा, और जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। क्यों? एज द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज
एक्सलरेटेड मोशन। अरे मैं इस बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहा हूं तो समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना भाई। अरे तो वही तो इसके साथ भी हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मोशन एक्सलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी। मतलब हियर मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड। इन शॉर्ट, समय के बढ़ने से पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। शॉर्ट में लिखा रहा हूं, आप लोगों को फुल फॉर्म में अच्छे से लिखते जाएं, बढ़िया से नोट्स बनाते जाएं। समय के बढ़ने से पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे। रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता दूं। आपने थ्योरी की पीडीएफ फाइल में भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो उसमें भी लिखा है और यहाँ पे भी मैंने लिखा दिया। क्या लिखाया है? Assume gravity free space. Look at this. Now, what do you mean by this statement? Assume gravity free space. Actually, यहाँ पे आज हम लोग जो तीनों केसेस की चर्चा करने वाले हैं, उसमें हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, द रीजन इज ग्रेविटी फ्री रीजन। मतलब here the motion of this charge particle is taking place only in the influence of electric field। यहाँ पे हम ग्रेविटी को इग्नोर करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है पार्टिकल पे, कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है चार्ज पे, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई विस्कस फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। पार्टिकल का मोशन हो रहा है ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आसान भाषा में इसको ऐसे समझें आप, जैसे मान लो ये जो हमारे पास हॉल है, समहाउ इस हॉल से मैं ग्रेविटी हटा लेता हूँ और यहाँ पे इस हॉल में एक हाइपोथेटिकल केस है, इस हॉल में मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूँ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजन है वेयर देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो भी केसेस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वहां पे अज्यूम करके चल रहे हैं चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स की इन्फ्लुएंस में चल रहा है। विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी सारे के सारे जो फोर्सेस हैं उनको हम इग्नोर करके चलेंगे, इग्नोर छोड़ नेग्लेक्ट करके चलेंगे। क्लियर बात? अब रिगार्डिंग दिस केस एक छोटा सा सवाल बन सकता है, पूछ सकता हूं आपसे सवाल जनरली ये पूछता है, आप लोग अपनी थ्योरी की फाइल एक्सेस करें, उसमें इसी केस में आखिरी में एग्जांपल की फॉर्म में लिखा दिया है, अभी मैं लिखा भी दूंगा, अभी बात समझे पहले ध्यान से। मान लो जैसे सवाल में बोलेगा, इफ द चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को मैंने रेस्ट से छोड़ा। अब बता किसी भी जनरल समय टी इक्वल्स टी पे बता इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, या बता टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल जाएगा। यू ऑल्सो फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पार्टिकल इन द सेम टाइम। तो अब आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिखें, डिक्टेट करा रहा हूं, लिखें जरूर, बैठना नहीं है, लिखना है। मुझे भी दिख रहा है कौन कौन नहीं लिख रहा है। If a charged particle is released from rest in a uniform electric field, find out, first part करें, velocity of charged particle after time t। अब सेकेंड पार्ट में लिखें, distance traveled by the particle in the same time। लिख लिया? तो जो आपको सवाल बताया, अब उसके सोल्यूशन पे आते हैं। आई होप आप सब लोग बना सकते हो, आसान सवाल है, वॉन्ट टेक एनी टाइम, यू हैव टू जस्ट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली में क्या है, ध्यान से देखें, पार्टिकल का यहाँ पे एक्सेशन क्या है। अरे हाँ ना तो बोलो। एक्चुअली दिस इज द एक्सेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, क्या हो रहा है यहाँ पे। सोच, एक गिवन पार्टिकल का मास कांस्टेंट, गिवन पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तो वैसे ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिमाग लगा? एक गिवन पार्टिकल के लिए उसका मास कांस्टेंट, गिवन पार्टिकल के लिए उसका चार्ज कांस्टेंट। हाँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज ई। तो एम क्यू ई सब तो कांस्टेंट हो गया, अरे क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, तो पार्टिकल का यस एक्सेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एंड दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, उनको हम कब अप्लाई कर सकते हैं? उनको आप तभी तक अप्लाई कर सकते हो जब तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वही तो हमारी कंडीशन। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन व्हाइल द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सिंस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट ना होता तो उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं बना पाते। ऐसे भी सवाल हम लोग आगे चल के लेवल 2 में डील करेंगे, तो ऐसे सवालों को डील करना पड़ेगा यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करके निकालते हैं, वो चर्चा होगी लेवल 2 में, ठीक है? अभी बात समझें। राइट नाउ वी आर कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, लेवल बढ़ाएंगे एक्चुअली, ठीक है? ध्यान दें। तो क्यू एम ई कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, इसलिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन घुमा सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, ध्यान दें। सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं पार्टिकल के मोशन के साथ, ध्यान दें। तो पार्टिकल इनिशियल लॉस 0, यू 0, एक्सेशन कितना है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्लियर बात, क्यू ए बाय एम। याद भी रखना है अपने को उसको। यहाँ से यहाँ तक का टाइम सपोज टी गिवन है। हाँ, टी टाइम बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी। टी टाइम में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन घुमा दे, डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड घुमा दे, क्लियर बात। थोड़ा सा यहाँ पे काइनेमेटिक्स का यूज है और इसलिए आपको बार बार बोला जाता है टू हैव अ वेरी 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 गुड कमांड इन फिजिक्स योर मैकेनिक्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। एंड सी दिस इज द रीजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैकेनिक्स का बहुत शानदार यूज है। वैल्यू उड़ा रहा हूँ, ध्यान दें। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना, क्यू बाय एम, समय कितना, टी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम डी, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, सेकंड इक्वेशन घुमा दे। सो सेकंड इक्वेशन इज एस इज यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, वैल्यू उड़ा दे। तो u हो गया 0, हाफ ऑफ a हो गया, समय हो गया t। सो दिस इज आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि रिगार्डिंग फर्स्ट केस बन सकते हैं। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए वो अपने को याद रखना है। नाउ रिगार्डिंग दिस केस 2 बातें बस अपने को याद रखनी है। क्या कि जब भी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज करते हैं तो एक तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या याद रखना है, पार्टिकल का उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट एक्सेशन कितना होगा, दैट इज क्यू ई बाय एम। ये 2 बातें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस केस। एक दो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, उड़ गया एक्चुअली, याद रखना है पार्टिकल का पाथ गया स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेशन क्या है। तो ये 2 बातें हैं जो कि रिगार्डिंग दिस केस अपने को याद रखनी है, क्लियर बात। नाउ रिगार्डिंग दिस फर्स्ट केस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बता देता हूं। क्यों यहां पे लिख रहा है अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस, व्हाट इफ द ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। अगर ग्रेविटी भी होता तो क्या होता, छोटा सा कंसेप्ट है, दोनों एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, जेई में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, ध्यान देना। मान ले मेरे पास ये रहा चार्ज पार्टिकल, रेस्ट से ही रिलीज कर रहा है। अब मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड भी है, व्हाट वुड बी पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। क्या पार्टिकल का अभी भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें एंड सोचें, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, आंसर इज द पाथ इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल की जगह किसी एंगल पर चली जाएगी। ध्यान समझें क्यों। सोच, अगर यहाँ पे दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी को कोई शक नहीं, क्यू ही लगेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज इज पॉजिटिव। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया में सबको पता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यस, अब ये 2 फोर्स लग गए हैं, नेट फोर्स इधर लग जाएगा, और आपको बताया
कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वो उसी डायरेक्शन में भागेगी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएंगे। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर भाग जाएगी, इधर नहीं जा पाएगी। इधर चलाने के लिए यू हैव टू अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। एक्चुअली में ये उसका लॉजिक है। हम एक्चुअली में पार्टिकल को यहां पे चलाना चाहते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ग्रेविटी को निपटा दिया है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पूछे हुए सवाल हैं दोनों एग्जाम्स में, जेईई में भी और नीट में भी। तो ध्यान रखें हमेशा, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, ग्रेविटी भी लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, नेट फोर्स इधर, पार्टिकल को छोड़ा, पार्टिकल इधर भाग दिया। स्ट्रेट लाइन पाथ ही है, पाथ इज स्टिल स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन चेंज हुई है। जब ग्रेविटी नहीं था तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आई थी, और जब ग्रेविटी है तो स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन वो ऐसी हो गई है। तो सब लोग हेडिंग बनाए, नोट जो भी मैं लिखा रहा हूं, वट एवर रिटन ऑन द बोर्ड यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। लिखें, मैं लिखा रहा हूं, इफ देयर इज अ रीजन इन्वॉल्विंग बोथ द फील्ड्स, ब्रैकेट में लिखें, इलेक्ट्रिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड, ब्रैकेट क्लोज, in that situation also the particle follows a straight line path but the direction of straight line changes। क्लियर बात? सो डायग्राम बना के इसको नोट करें और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर बात? यस। तो अब हम मूव करेंगे केस नंबर 2 पे। सब लोग हेडिंग बनाएं, केस नंबर 2, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले केस में क्या था? इन द प्रीवियस केस हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रेस्ट से रिलीज कर दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लो दिस इज अवर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से हमेशा ध्यान रखें, जब भी मैं बोलूँगा रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना, ई, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझते चलें, और डायरेक्शन आप देख ही पा रहे हैं, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे हम चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर है, लेकिन पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन ले रहे हैं। तो फिर से इस केस में बताना है व्हाट वुड बी द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल। पार्टिकल का पाथ क्या होगा? तो पहले डायग्राम बनाएं, फिर मैं लिखाता हूँ। लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, लिखते चलें, बैठना नहीं है, लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, यस, जल्दी बोल, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना? एफ एस क्यू। कॉमन सेंस है, जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठाएंगे कितना फोर्स लगेगा? एफ एस क्यू। पार्टिकल का चार्ज क्यू हो गया, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सोच, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस? यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे चार्ज पॉजिटिव है ना, तो जब तक चार्ज पॉजिटिव हो तब तक जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर बात? आगे लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम सब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। अब फोर्स कितना? क्यूई, तो एफ की वैल्यू उड़ा दे, तो एक्सेलरेशन कितना है वो निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? क्यू बाय एम। व्हाट बी इट्स डायरेक्शन? यस, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है। ध्यान समझे मेरी बात। वेलोसिटी तो पार्टिकल की इधर थी लेकिन फोर्स इधर लग गया क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन फोर्स, और जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो अब सिचुएशन क्या हुई? तो अब सिचुएशन ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो इधर है लेकिन फोर्स या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं? ये एक्सेलरेशन नहीं रहा, इट इज रिटार्डेशन। अरे वेलोसिटी इधर, फोर्स और एक्सेलरेशन इधर है, तो रिटार्डेड मोशन हो गया ना। तो यहां पे हम बोलेंगे दिस इज रिटार्डेशन, मतलब जो मोशन होगा इट्स रिटार्डेड मोशन, इट्स रिटार्डेड मोशन, ऐसा है।
इन द प्रीवियस केस मोशन वॉज एक्सलेटेड, समय के बढ़ने से वहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा, समय के बढ़ने से वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेशन वेलोसिटी को घटाने के लिए बैठे हैं। अब पहले चर्चा करते हैं इसके पाथ की। तो पाथ सोच के देख, अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा या फिर चेंज करेगा? यस। तो थोड़ा सा आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट ईयर 11th में इन द चैप्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको डिटेल में पढ़ाया गया है हाउ टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। जब तक वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेशन, ध्यान समझे मेरी बात, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी और पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेशन, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 या फिर 180, तो पार्टिकल का पाथ क्या? स्ट्रेट लाइन। इनको छोड़ के कोई भी डिफरेंट एंगल, तो पार्टिकल का पाथ क्या? पैराबोलिक पाथ। ध्यान समझे मेरी बात। यहां पे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज पकड़ते हैं, एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेशन, और दोनों के बीच का एंगल पकड़ते हैं। अगर तो ये एंगल 0 या फिर 180 है, पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अरे याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। अगर ये एंगल या तो 0 है या फिर 180, पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को छोड़ो कोई भी एंगल पकड़ ले, पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। ध्यान समझे। एक्चुअली में ये लॉजिक होता है। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। If angle between initial velocity and constant acceleration of the particle is either 0 or 180 degree, then path followed by the particle is straight line. And if angle between direction of initial velocity and acceleration is anything other than 0 and 180, then path followed by the particle is parabolic path. See, मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्लियर बात? जैसे मान लो पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ और पार्टिकल को इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन देता हूँ। दोस्तों केस 1 थीटा 0, जिधर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया? 0। तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में इसी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ चला जाएगा। पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में इसी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ मूव करते हुए जाएगा। या फिर ऐसा सोच कि मैं पार्टिकल को वेलोसिटी देता हूं लेकिन एक्सेलेरेशन इधर देता हूं। अब दोनों वेक्टर के बीच का बोल थीटा कितना? यस 180। अभी पार्टिकल का पाथ क्या देख रहा है? स्ट्रेट लाइन। अभी पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में लेकिन इसी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से आगे जाएगा। तो अभी भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही भागेगा लेकिन कांस्टेंट रिटार्डेशन से आएगा। तो ये बस दो केसेस होते हैं जिनमें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझें। मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, इस पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं। तो मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी तो ऊपर दी, लेकिन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? नीचे। थीटा कितना है? 180। इसलिए पार्टिकल का पाथ क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। उल्टा, अब मैं इस पार्टिकल को ऐसे करता हूं और नीचे फेंकता हूं, तो मैंने क्या किया? तो मैंने पार्टिकल को वेलोसिटी नीचे दी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैसे नीचे है, तो फिर से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो ऊपर ऐसे फेंका तो भी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, नीचे ऐसे फेंका तब भी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक केस बन सकता है कि सपोज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एंड पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इनके बीच का जो एंगल है इट इज नीदर 0 नॉर 180। 0 180 को छोड़ो कोई भी डिफरेंट एंगल पकड़ ले। जैसे मान ले वेलोसिटी इधर दे दे और पार्टिकल का एक्सेलेरेशन इधर दे दे। Here थीटा इज नीदर 0 नॉर 180। इनके बीच का कोई भी डिफरेंट एंगल पकड़ ले। एक्चुअली में क्या रहता है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है ना, उसकी एक रेंज होती है और वो रेंज ये है। सी दिस इज द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अरे याद करो वेक्टर्स के कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि दो वेक्टर्स के बीच का मिनिमम एंगल कितना? 0 when they are in the same direction। वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना? 180 when they are in opposite direction। तो थीटा 0 180 छोड़ दे, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, 30 45 60 90 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन बिटवीन 0 and 180। तो इन सारे के सारे केसेस में वेलोसिटी इधर एक्सेलेरेशन इधर, तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे जाएगा। मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक। मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, पाथ को बोलते हैं क्या?
पैराबोलिक। तो अभी अपने को सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेशन या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल या तो 0 या फिर 180, तो पाथ क्या? स्ट्रेट लाइन। इनको छोड़ के कोई डिफरेंट एंगल तो पाथ क्या? पैराबोलिक। ध्यान समझे, वेलोसिटी एंड एक्सेशन इनके बीच का एंगल या तो 0 या फिर 180, पाथ क्या? स्ट्रेट लाइन। एंगल 0 180 को छोड़ के कोई भी डिफरेंट एंगल पकड़ ले, 30 45 60 90 कुछ भी पकड़ ले, उन सारे केस में पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, नोट इट डाउन। तो ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया हाउ टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ अ पार्टिकल। कब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, कब पार्टिकल का पाथ पैराबोला होगा। अब ये जो हम लोग अभी भी कंसेप्ट पढ़े हैं, अब इस कंसेप्ट की हेल्प से आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट शुड बी पाथ ऑफ दिस पार्टिकल। यस, अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं क्या कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर लेकिन एक्सेशन इधर। अरे यही तो है, वेलोसिटी इधर लेकिन एक्सेशन इधर। अरे दोनों के बीच का थीटा कितना? 180, इसलिए पाथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में ये रीजन है। अब बात समझ में आई कि वेलोसिटी इधर, फोर्स या एक्सेशन इधर, सो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेशन क्या है? 180। इसलिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि here this particle follows a straight line path. This is the reason. So हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में इसी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से आगे बढ़ेगा। वेलोसिटी तो इधर है लेकिन फोर्स या एक्सेशन अपोजिट डायरेक्शन में। सो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में इसी कांस्टेंट रिटार्डेशन से आगे बढ़ेगा। दैट इज मोशन इज रिटार्डेड मोशन। और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, मतलब वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटते जाएगी। अरे मोशन रिटार्डेड है ना। जैसे आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है मोशन क्या है? रिटार्डेड। मोशन क्या है? रिटार्डेड। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अरे वही तो यहाँ पे हो रहा है, वेलोसिटी इधर एक्सेशन इधर। समय के बढ़ने से वेलोसिटी घटेगी, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। क्लियर बात? तो ये तो बात होगी पार्टिकल के पाथ की कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा और क्यों होगा। अब बेस्ड ऑन दिस केस सवाल क्या बन सकता है? तो सवाल ये पूछ सकता है कि लेट्स से मैंने टी इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल को u की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, क्या होगा? जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी एंड इवेंचुअली पार्टिकल स्टॉप करेगा। लेट्स से यहां कहीं पार्टिकल स्टॉप करता है, मोमेंटरली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर बात? तो पूछ सकता है यू फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स, या पूछ सकता है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। अलग से बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है? डायग्राम को अलग से बना लो। यहां से मैंने पार्टिकल को टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया। अब हमें बताना है वो टाइम बता जब पार्टिकल रेस्ट पे आया हो, और बता पार्टिकल कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। तो एग्जांपल की फॉर्म में लिखे, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, नोट इट डाउन। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल स्टॉप्स, सेकेंड पार्ट इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। लिख लिया? अब ध्यान दें, तो यहां पे भी क्या मैं बोल सकता हूं, डायरेक्टली हम लोग सवाल बना सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि यहां पे भी पार्टिकल का एक्सेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेशन बोले हैं, रिटार्डेशन बोले हैं। एक गिवन पार्टिकल के लिए मास कांस्टेंट, यस गिवन पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट, D कांस्टेंट। तो सिंस ये सारे के सारे क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं इसलिए एक्सेशन भी कांस्टेंट होगा। एंड एज लॉन्ग एज द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेशन यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही घुमाने वाले हैं। क्या करें? पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में क्या क्या क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, उनको नोट कर रहे हैं, ध्यान दें। यस,
सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेशन, हाँ एक्सेशन यहाँ पे नेगेटिव ले लिया है। क्यों नेगेटिव ले लिया है? क्योंकि पॉजिटिव नहीं लिया है। अरे रिटार्डेशन है इसलिए वो नेगेटिव है, एक्सेशन होता है इट वुड बी पॉजिटिव। ध्यान समझे, वेलोसिटी इधर तो मैंने पॉजिटिव लिया, हाँ एक्सेशन इधर है इसलिए उसको नेगेटिव ले लिया है, अपोजिट डायरेक्शन में ना। हाँ जिधर वेलोसिटी होता है उस डायरेक्शन में एक्सेशन होता है, इट वुड बी पॉजिटिव। तो रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने नेगेटिव पकड़ लिया है। क्लियर बात? फाइनली पार्टिकल स्टॉप कर रहा है, तो कितने टाइम बाद स्टॉप करेगा, टाइम निकालना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस एस कितना हुआ निकालना है। सो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन घुमा दे, डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड भी घुमा सकते हैं, थर्ड भी घुमा सकते हैं, ध्यान देना। सो समय निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v0 u, साइन का ध्यान रहे, गड़बड़ मत करना। v0 हो गया, u की वैल्यू u, a की वैल्यू माइनस क्यू बाय एम, टाइम कितना निकाल दे। इसको इधर ले आए तो क्यू ई टी बाय एम इट इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से पहले पार्ट का आंसर आता है ये, इतने टाइम बाद पार्टिकल स्टॉप करेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी घुमा सकते हैं, थर्ड भी घुमा सकते हैं। सपोज मैं थर्ड घुमा रहा हूँ, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस एस, वी कितना 0, यू कितना u, ए कितना माइनस क्यू बाय एम, साइन के साथ रखेंगे, डिस्टेंस अपने को निकालना है। इसको बस इधर लिख लिया, ट्वाइस क्यू बाय एम एस इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस फाइनली आपका ये आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट। क्लियर बात? तो इसको पहले नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो मूविंग ऑन टू लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज if velocity of the charged particle is perpendicular to the direction of electric field। अगर हम पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, जैसे मान लें ये रहा अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे अब तक इन द लास्ट टू केसेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पकड़ा था, अलोंग हॉरिजॉन्टल। इस बार मैं पकड़ लेता हूं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर। क्लियर बात? मैग्नीट्यूड सपोज अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ई है, डायरेक्शन आप लोग देख ही पा रहे हैं क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स। क्लियर? अब मैं इस रीजन में एक पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूं जैसा कि देख रहा है आपको कि इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, दिस एंगल इज 90। तो अब सवाल फिर से वही है, डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल। पार्टिकल का पाथ क्या होगा? तो अब यहां पे पाथ में थोड़ा सा चेंज आएगा। इन द प्रीवियस टू केसेस पाथ ऑफ द पार्टिकल वाज स्ट्रेट लाइन। चाहे पार्टिकल को आप रेस्ट से छोड़ रहे हैं, चाहे पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों केसेस में पाथ क्या होता था? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां पे क्या होगा? पैराबोलिक पाथ। अब आप आसानी से पैराबोलिक पाथ क्यों हो रहा है समझ पा रहे होगे। केस 2 में डिटेल में समझा दिया है कि हाउ टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। केस नंबर 2 पिछले केस में अच्छे समझाया है कि कब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, कब उसका पाथ पैराबोलिक होगा। क्लियर बात? जब भी अपने को पाथ प्रेडिक्ट करना है, दो चीजें पकड़ते हैं। पहला पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेशन। उनके बीच का एंगल देखते हैं। अगर एंगल 0 या 180, पाथ क्या? स्ट्रेट लाइन। चर्चा हो चुकी डिटेल इन प्रीवियस केस। अगर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेशन इनके बीच का एंगल एनीथिंग अदर देन 0 एंड 180, पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। तो जल्दी बोले यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेशन किधर होगा? एक्सेशन छोड़, पहले फोर्स देखते हैं। हाँ, तो फोर्स क्या मैं बोल सकता हूं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज चार्जेस पॉजिटिव। अरे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स तो फोर्स भी अपवर्ड्स, चार्ज पॉजिटिव है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन सेम एज दैट ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन, या जिधर एक्सेशन उस डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स इधर तो इसी डायरेक्शन में
एक्सेलेरेशन भी होगा। अब क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा? क्लियरली दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एक्सेलेरेशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इनके बीच का एंगल 0 180 को छोड़ के कुछ भी हो, 0 180 को छोड़ के कुछ भी हो, पाथ क्या होता है? पैराबोलिक पाथ। तो पहला पॉइंट यहां से ये निकल के आता है, बोल यहां तक समझ में आ गया कि सिंस यहां पे एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, इट इज 90 डिग्री, it is 90 degree which is definitely in between 0 and 180 and therefore path followed by the particle is parabolic, it's not a straight line। मतलब क्या होगा कि आपने वेलोसिटी इधर दी, एक्सेलेरेशन इधर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा? कुछ नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। पार्टिकल ऐसा जाएगा लाइक दिस, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल। क्लियर बात? तो अब जब ये चीज क्लियर हो गई है कि पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को डील कैसे करते हैं? तो यहां पे अगेन यू हैव टू यूज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बताया ना, फिर से यहां पे काइनेमेटिक्स का यूज है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं फिजिक्स में अच्छा कमांड होने के लिए बहुत जरूरी है आपकी मैकेनिक्स काफी शानदार होनी चाहिए। एंड सी दिस इज द रीज़न। तो लास्ट ईयर आपको अच्छे समझाया हुआ है प्रोजेक्टाइल में कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक उसका हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा उसका वर्टिकल मोशन। कैसे करेंगे डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे हर तरह के मोशन में अपने को 2-3 बातें याद रखनी है कि हर डायरेक्शन के मोशन में पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एंड इक्वेशन कौन सा घुमाएंगे। ध्यान देना। तो सब लोग हेडिंग बनाएं हॉरिजॉन्टल मोशन। लिखें, लिखा रहा हूं, लिखना है सबको, बैठना नहीं है, लिखें। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन है। टर्म्स आर ऑफ क्वाइट यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्यों फोर्स 0 है? ध्यान देना, यहां पे पार्टिकल पे ले दे के एक ही फोर्स काम कर रहा है। विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज मान के चल रहे हैं स्पेस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस, केस नंबर 1 में ही चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे ले दे के पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो सिंस जो भी फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किधर है? वर्टिकल में। इसलिए पार्टिकल पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? 0। क्लियर? आगे लिखें इसके एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाय मास। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है? 0। 0 पर एनी वैल्यू, एक्सेलेरेशन भी कितना हो गया? 0। तो हॉरिजॉन्टल में जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलेरेशन कहां से आएगा? हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 होगा तो क्या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? ध्यान दें, एक्चुअली दिस इज द essential condition of a projectile motion if you remember it। अरे याद है कि भूल गए हो? भूल गया सब कुछ। अरे पूरा सुनाऊं क्या? अरे याद आया कि नहीं? अरे यही तो प्रोजेक्टाइल की एसेंशियल कंडीशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी? पहला, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। दूसरा क्या? दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन इनटू ग्रेविटी। ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है। क्लियर बात? ऐसे समझ भी सकते हैं इसको। कैसे? एक्सेलेरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सोच के देख, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे तभी तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। अरे v कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का d/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ए क्या होगा? 0। v कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का d/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। उल्टा भी बोल सकते हैं, जब तक एक्सेलेरेशन 0 रहेगा तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब ये हुआ
कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेशन 0 उस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेशन नहीं, और एक्सेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए हमेशा ध्यान रखें इन दिस सिचुएशन पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल एसेंशियली रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझें कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं बॉडी की स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी? क्यों? ध्यान देना, वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? स्पीड। सोच, वेलोसिटी में से डायरेक्शन मैंने निकाल दिया, क्या बचा? स्पीड। अरे मैग्नीट्यूड बचा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यही तो स्पीड होता है। तो सोच के देख, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है अरे यही तो स्पीड होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट इज सेम एज स्पीड। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यही तो स्पीड है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखें अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट, और जब तक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी कौन सा फॉर्मूला घुमाते हैं? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अरे काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, जब तक बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ तभी तक हम ये फॉर्मूला घुमा सकते हैं। तो जब भी हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करने जाएंगे वी विल यूज डिस्टेंस एज स्पीड इनटू टाइम। क्लियर बात? तो पहले हॉरिजॉन्टल मोशन आप नोट करें, फिर चर्चा करते हैं इसके वर्टिकल मोशन की, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो अब आप लोग हेडिंग बनाएं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। फिर से वही सारी की सारी बातें लिखेंगे कि वर्टिकल में फोर्स कितना है, एक्सेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कौन सा क्वेश्चन घुमाएंगे। लिखें, लिखना है, लिखा रहा हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सबको समझ में आ गया होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? एक्स मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है, वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन का है। तो वर्टिकल में कितना फोर्स? क्यूई। अरे एक ही फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बिठाएंगे उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना? एफ एस क्यूई। फोर्स का ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। क्लियर? अब आगे लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, यस, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स और मास। फोर्स कितना है? क्यूई, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? क्यूई बाय एम। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे लिखें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यस, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचें। What should be the initial vertical velocity of this particle? It should be 0. क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकल की जो भी इनिशियल वेलोसिटी इट इज टोटली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट्स इनिशियल वर्टिकल कंपाउंड है 0। अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। अरे वंस मोर, मान लो ऐसा होता कि हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे दिया होता, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे वेलोसिटी के दोनों कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी। कि u का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है u cos थीटा, वर्टिकल में हाँ यहाँ दोनों कंपाउंड्स मिल रहे हैं, u का u cos थीटा एंड u sin थीटा। बट यहाँ पे क्या हुआ है, पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की है, इट्स वर्टिकल कंपाउंड है 0। अरे नहीं चमका, एक्चुअली u का थीटा के डायरेक्शन में कंपाउंड क्या होता है, u cos थीटा। तो बता u का 90 के डायरेक्शन में वर्टिकल कंपाउंड कितना होगा, u cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। अब समझ में आया होगा, u का थीटा के डायरेक्शन में u cos थीटा, तो बता u का 90 के डायरेक्शन में u cos 90, दैट इज 0। अब आपको समझ में आ गया होगा। अरे पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। हाँ, वेलोसिटी कुछ एंगल पे होती तो u cos थीटा u sin थीटा दोनों कंपाउंड मिलते हैं। ऐसी सोच, अगर इनिशियल वेलोसिटी में वर्टिकल लगता तो उसका हॉरिजॉन्टल 0 हो जाता। अगर पूरी वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल की है तो u का 90 के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कितना होता है, u cos 90 0। अब समझ में आ गया होगा, पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो उसका वर्टिकल कंपाउंड 0, या पूरी वेलोसिटी वर्टिकल तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कितना 0। हाँ, किसी एंगल पे होता
तो वहाँ पे आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी मिलता वर्टिकल भी मिलता, बट यहाँ पे पूरी हॉरिजॉन्टल की है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0। और यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज नहीं कर रहा है। अरे चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, अरे तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। और जब तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा वी कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी आप मोशन डील करोगे क्या घुमाओगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान से समझें दोनों तरह के मोशन को। हॉरिजॉन्टल में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, इसलिए हॉरिजॉन्टल में क्या घुमाएगा, डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम। हाँ वर्टिकल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, इसलिए वर्टिकल में वी विल यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अरे कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट्स हैं, ट्राई टू रिकॉल दोज कंसेप्ट्स। क्लियर बात। तो अभी तक हम लोग केस थर्ड में चर्चा कर चुके हैं कि पार्टिकल का यहाँ पे पाथ क्या होना चाहिए, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होगा, वर्टिकल मोशन क्या होगा, और उन मोशंस में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं, उन मोशंस में इक्वेशंस हम लोग क्या क्या घुमाने वाले हैं। अब सवाल ही आता है कि सवाल क्या है, मतलब केस नंबर थर्ड पर बेस कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको एज एन एग्जाम्पल आप लिखें। डिक्टेट करा रहा हूँ, नोट इट डाउन। इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u perpendicular to the direction of electric field, then determine first part velocity of the particle after time t, second part displacement of the particle in a time t। लिख लिया, अब सवाल समझें। तो सवाल जनरली ऐसे पूछता है कि टेक इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया सच दैट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दो चीज़ें पूछेगा बता कि किसी भी जनरल टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, और उस जनरल टाइम पे पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक एक पार्ट को डील करेंगे, ध्यान दें। पहले हम लोग चर्चा करेंगे जनरल टाइम की वेलोसिटी पे, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ, ध्यान दें। टी इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, जनरल टाइम पे लेट्स से पार्टिकल यहाँ की, यहाँ पे ये वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो जनरल टाइम पे पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगी इट इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू द पाथ के टेंजेंशियल होगी। इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। Vx भी होगा एंड Vy भी होगा। क्लियर बात। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग से निकालेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी अलग से निकालेंगे, और फिर पाइथागोरस घुमा देंगे तो वहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आएगी। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान देना। तो जनरल टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूं, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, दैट इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। अरे हॉरिजॉन्टल मोशन में अभी भी आपको बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलेरेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। कितनी कांस्टेंट, उतनी जितनी की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। मतलब इस पैराबोलिक पाथ के आप किसी भी पॉइंट पर पूछोगे कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इट इज कांस्टेंट। और कितनी कांस्टेंट, इट्स सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अरे यही तो प्रोजेक्टाइल में पढ़े हो लास्ट ईयर। पार्टिकल को u एंड थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं, तो पैराबोलिक पाथ के हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कितनी, हाँ उतनी जितने की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा। अरे वही तो है यहाँ पे, जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही पैराबोलिक पाथ के हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। क्लियर। सो जनरल टाइम पे भी मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u। अब आते हैं वर्टिकल मोशन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान समझें। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक चला है, एंड इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक चला है। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन को डील कर रहे हैं। अरे नहीं चमका, ध्यान दें। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक चला, और वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन को हम लोग डील कर रहे हैं। कैसे कैसे डील कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में क्या मैं बोल सकता हूँ, वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, चर्चा हो चुकी है। जो भी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0। वर्टिकल में एक्सेलेरेशन निकाल चुके हैं, कितना कितना कितना, अरे बोल कितना, यस QE/m, चर्चा हो चुकी है। टाइम तो सेम है, जितना टाइम में पार्टिकल गया उतने टाइम में
हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक गया, उतना ही टाइम में वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक गया, तो टाइम टी है। हाँ, टी टाइम बाद पार्टिकल की फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। मैंने मान लिया कुछ वी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या घुमाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है बात? तो हम घुमाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैल्यू उड़ा रहा हूं, ध्यान दें, वैल्यू समझ में आ गई होंगी। यू कितना है, ए कितना है, टी कितना है, सब कितना कितना उड़ा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जनरल टाइम पे पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी ये आ गई। अब हॉरिजॉन्टल पता है, वर्टिकल पता है, टोटल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो। जस्ट यूज पाइथागोरस इन द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मैं बोल सकता हूँ, नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर, इजंट इट? लिखा रहा हूँ, लिखें, नोट इट डाउन। हैंस रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय, अब मेरी बात ध्यान समझें, जनरल टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी अलॉन्ग टेंजेंट द पाथ लाइक दिस। इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वी वाई लिखोगे, अरे तो क्या ये वी वाई मैं नहीं लिख सकता हूँ? दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ ऑफ देम आर इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो ये वी वाई तो ये भी वी वाई। नाउ जस्ट यूज पाइथागोरस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेट वेलोसिटी कितनी है, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना, वी वाई कितना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। वी एक्स यहाँ से उठा, वी वाई यहाँ से उठा, यहाँ पुट कर दे। तो जनरल टाइम पे पार्टिकल की जो टोटल वेलोसिटी है, जो नेट वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो निकल आएगी। तो यहाँ पे वी एक्स कितना है, यू उड़ा दिया है, वी वाई कितना है, क्यू ई टी बाई एम उड़ा दिया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट। इसको नोट करें, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में अपने को पूछ रहा है कि टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ध्यान देना मेरी बात, टी इक्वल 0 पार्टिकल यहाँ पे था, जनरल टाइम पे यहाँ पे आ गया, एंड वी हैव टू डिटरमाइन दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस in between starting and final points in the process of motion of the body. So this is the shortest distance in between starting and final point. That is, this is the magnitude of displacement which has to be calculated. अब इसको निकालने का मेथड क्या है, सुना ध्यान से। इसको निकालने के लिए आप निकालें कि टी टाइम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना चलता है, उतना ही टी टाइम में पार्टिकल वर्टिकल में कितना चलता है। एक्स को वाई को सेपरेटली निकालना है, पाइथागोरस हो मत, डी कितना निकल आएगा। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं, सुना ध्यान से। हॉरिजॉन्टल में चर्चा हो चुकी है, कौन सा फॉर्मूला घुमाते हैं, डिस्टेंस इज स्पीड इन टाइम, बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड इज कांस्टेंट। और कितना कांस्टेंट, उतने ही जितने की इनिशियल स्पीड थी, कितनी, यू। क्लियर? तो ऐसे सोचें कि जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक गया। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए घुमा रहा हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? बोल, पहली इक्वेशन सबको समझ में आई? अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चला, एक्स, कितनी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड से चला, दैट इज यू। समय टी, जितने टाइम टी में पार्टिकल यहाँ से तक गया, उतने ही टाइम टी में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक गया है। तो डिस्टेंस एक्स, स्पीड यू, टाइम टी। लिखते चलें, आगे बढ़ते हैं। यस, वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान दें। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन में पार्टिकल के साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज और कितनी कितनी एसोसिएटेड हैं, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्यों 0, समझा चुका हूँ। अरे इनिशियल जो भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0। वर्टिकल में एक्सेशन कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके, कितना, क्यू ए बाय एम। हाँ, टाइम सेम रहेगा। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, टी टाइम में, उतने टाइम में तो वर्टिकल मोशन यहाँ से तक चला, तो टाइम कितना, टी। हाँ, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हम पकड़ के चल रहे हैं, कुछ वाई। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तक कितना अज्यूम कर लिया, वाई। क्लियर बात? तो इस y को निकालने के लिए वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, क्या घुमाएंगे, डिस्टेंस है, स्पीड टाइम। वर्टिकल में एक्सेशन कांस्टेंट, इसलिए क्या घुमाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग घुमाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है।
u कितना 0, a कितना q a बाय टाइम कितना t, तो y कितना आ गया q e t स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। इतना क्लियर है। अब फाइनली लिखें, डिक्टेट करा रहा हूं, नोट इट डाउन। Hence total displacement of the particle in time t is given by, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ये है। इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यूज पाइथागोरस एंड दिस राइट एंगल ट्राइंगल, कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ दिस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है, वाई कितना है, सब निकाल चुके हैं, एक्स और वाई पुट कर दें, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। यस, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी, क्यू टी उड़ा दिया, y की वैल्यू कितनी, क्यू ई टी स्क्वायर अपॉन 2m और उसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t। तो इसको नोट करें। सो ये छोटा सा सवाल था, केस नंबर 3, दैट इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेशन के बीच का कोई भी जनरल एंगल होगा, एनीथिंग अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, पैराबोला। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो, किसी और एंगल पे भी हो सकती थी। उस सिचुएशन में भी पार्टिकल का पाथ क्या होता, पैराबोलिक पाथ। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेशन के डायरेक्शन आपको डिफरेंट मिलेंगे, थीटा की वैल्यू 0 180 को छोड़ो कोई डिफरेंट एंगल है, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ। और जब भी पैराबोलिक पाथ होगा तो उसमें वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस मेथड एक्चुअली। तो केस नंबर 3 को आप लोग बहुत अच्छे से समझें, बिकॉज इस केस पर बेस काफी तोड़ू सवाल बनते हैं, स्पेशली इन जेईई एडवांस्ड। क्लियर बात? ओके, सो अब आते हैं आपके होमवर्क पे। तो सब लोग वर्कशीट में पहुंचे हैं, पेज नंबर 26 में पहुंचे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें 3 सवाल हैं, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन अ वेरी अमेजिंग टॉपिक एंड पोटेंशियल। क्लियर बात? सो तब तक पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें एंड प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें। So thank you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.